राधे राधे, आप सभी को नमस्ते। स्वागत है क्लास में। तो आज हमारी हिंदी साहित्य के सरल इतिहास की ये 10वीं क्लास है और हमें आज देखना था रीति काल की सामान्य विशेषताएं। यहीं पे हमने इसे ब्रेक रखा था। तो आइए शुरू करते हैं। रीति काल की सामान्य प्रवृत्तियां मिलती हैं। इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता आदि अनेक में अच्छे कवि हुए हैं और रीति काल का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ उनकी चर्चा तो पीछे की जा चुकी है और यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि रीतिकालीन कविता का अधिकांश भाग जो है वो दरबारों में लिखा गया। दरबारीपन इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है रीतिकाल की और रीतिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं के जीवन में आदिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं जितनी लड़ाई भिड़ाई की आवश्यकता नहीं थी। वे मुगल सम्राटों की अधीनता में भोग विलास के लिए स्वतंत्र थे, अतः उनकी रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचने वाले कवियों में श्रृंगार परकता अनिवार्य थी। उधर भक्ति में धार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होने पर श्रृंगार बच रहा। कवियों ने राधा कृष्ण का नाम लेके आश्रयदाताओं की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर दिया। अब है रीतिबद्धता। इसमें दिया है कि आगे के सुकवि रिझिए तो कविताई अन्ना तो राधिका कन्हाई को सुमिरन बहानो है। यह रीति काल के कवियों का आदर्श वाक्य था। श्रृंगार की प्रधानता के कारण कुछ लोग इसे श्रृंगार काल कहना उचित समझते हैं, किंतु इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति रीति ही थी, क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवि ने भी रीति ग्रंथ की रचना की है। अतः रीति में वीर रस के कवि भूषण आ जाते हैं और श्रृंगार कहने से ऐसे कवि छूटकर अलग जा पड़ते हैं। इस काल में कहने को यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य जैसे केशवदास का वीर सिंह देवचरित भी लिखे गए, किंतु प्रधानता मुक्तक की ही रही। इस काल के प्रबंध काव्य वस्तुतः आदि काल की परंपरा का निर्वाह मात्र है। कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलिया इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं। इस काल की भाषा ब्रजभाषा थी और ब्रजभाषा का रूप यद्यपि सभी कवियों के यहाँ व्यवस्थित नहीं मिलता, किंतु मतिराम एवं पद्माकर में वह पर्याप्त व्यवस्थित है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल की कविता बहुत सीमित है। प्रधानतः श्रृंगार और उसमें नायिका भेद ही मिलता है, किंतु रीति परक सूक्तियाँ भी दिखलाई पड़ती हैं। रहीम, बृंद, गिरधर आदि की नीति परक रचनाएं बहुत लोकप्रिय रहीं। इसी प्रकार भक्ति की रचनाएं भी दिखलाई पड़ती हैं, यद्यपि ये भक्तिकालीन आवेश से रहित है। रीति काल में काव्यांग निरूपण काव्य रचना का निमित्त मात्र है। इससे काव्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ। अतः रीति काल के तथाकथित आचार्यों द्वारा हिंदी के काव्य शास्त्र की नींव नहीं पड़ी। उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था और विकसित गद्य का अभाव वास्तविक काव्यांग निरूपण न हो पाने का कारण है। इस काल में सरस, मनोरम, मुक्तक प्रभुत संख्या में लिखे गए हैं और इस काल की कविता की प्रधान प्रवृत्ति किसी भी दार्शनिक विचारधारा से मुक्त है। इसीलिए कुछ लोग उसे शुद्ध साहित्यिक अथवा शुद्ध काव्य भी कहना उचित समझते हैं। रीतिकालीन मुक्तकों की लोकप्रियता का ही यह प्रमाण है कि जिस संस्कृत के सुभाषितों का संकलन होता था, उसी प्रकार रीतिकालीन मुक्तकों के संकलन ग्रंथों की भी परंपरा चली।
कालिदास रीतिकालीन कवि कालिदास हजारा और भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया है। तो कालिदास त्रिवेदी का जो कालिदास हजारा है और भारतेंदु का जो सुंदरी तिलक है, इसमें रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया गया है। तो ध्यान देंगे सुंदरी तिलक को। रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति अर्थात काव्य रीति को ध्यान में रख के नायिका भेद आदि का वर्णन तो आगे बहुत दिनों तक चलता रहा। अभी भी वह पूरा समाप्त नहीं हुआ है और बात यह है कि इस प्रकार के मुक्तकों की रचना और श्रवण का चाव हिंदी भाषी जनजीवन में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था। इसीलिए आधुनिक युग के प्रवर्तन के उपरांत भी ब्रजभाषा काव्य परंपरा पूरे जोश के साथ बहुत दिनों तक प्रवाहित होती रही। यदि ब्रजभाषा काव्य धारा सजीव न होती तो खड़ी बोली से उसकी इतनी जोरदार टक्कर न होती। किंतु इस विषय में एक बात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि सारा ब्रजभाषा काव्य रीतिबद्ध धारा में नहीं है। उदाहरण के लिए भारतेंदु ब्रजभाषा का उपयोग रीतिवादी परंपरा में भी करते हैं और आधुनिकता बोध की रचनाओं में भी करते हैं। ब्रजभाषा में रीतिवादी काव्य की उल्लेखनीय परंपरा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर बीए तक मिलती है। अब रीति काल के आधुनिक अवशेष में जो कवि लिख रहे थे उनको देखेंगे। जैसे द्विजदेव 19वीं सदी में थे। द्विजदेव भी पद्माकर और मतीराम की ही परंपरा में है। अयोध्या नरेश महाराज मान सिंह द्विजदेव अत्यंत सहृदय एवं समर्थ कवि थे। शुक्ल जी के अनुसार जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। द्विजदेव ने श्रृंगार के सहज सामान्य चित्र खींचे हैं। ऋतु वर्णन में इनका हृदय खूब जमा है और प्रकृति छवियों में इनका मन रम गया है। भाषा इनकी स्वच्छ सरल प्रवाहमयी है और बसंत के इस वर्णन में इनकी सहृदयता देखी जा सकती है। जैसे मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद लवा बरसाई करे, रचि नाच लतागन तानि वितान सबय विधि चित्त चुरायो करे। द्विजदेव जो देखी अनोख प्रभा अलिचारन की रति गायो करे, चिरजीव बसंत सदा द्विजदेव प्रसूनन की झरिलायो करे। गिरधर दास भारतेंदु के पिता सेवक रीवा नरेश महाराज रघुनाथ सिंह, लक्ष्मीराम भट्ट आदि इस काल के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं और इसी परंपरा में बाबा रघुनाथ राम सनेही और ललित किशोरी जैसे भक्त कवि भी हुए। बाबा दीनदयाल गिरि ने उत्कृष्ट अनुक्तियाँ कहीं। इस परंपरा में भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों की स्थिति विशिष्ट है। वे परंपरा से अंशतः जुड़े हैं और आधुनिकता का वेग भी झेल रहे हैं। परंपरा में भक्ति काव्य और रीति काव्य है और भारतेंदु के यहाँ यह सारी अभिव्यक्ति ब्रजभाषा में ही होती है। खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते हैं और यहाँ भारतेंदु की ब्रजभाषा के तीनों रूपों का एक एक उदाहरण देखना समीचीन होगा। जैसे भक्ति काव्य की गेयपद परंपरा में भारतेंदु की रचना कौन सी है? ब्रज के लता पता मुहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जाम सिर भीजे। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजय। श्री राधे राधे मुख यह पर वह मुख मांग्यो हरि दीजय। रीति काव्य की परंपरा जिय सुधी चितौन की साधे रही, सदा बातन में अनखाय रहे।
हंसी कै हरिचंद न बोले कभी जिय दुरहि सो ललचाई रहे। आ नहीं नेक दया उर आवत है करिके कहाँ ऐसो सुभाए रहे। आ सुख कौन सो प्यार दियो पहले जिहके बदले सो सताए रहे। अब आधुनिक बोधयुक्त काव्य है। रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन माहि घुसाए। सेवसाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचार्यो। अरोग्य विलायतो गमन कूप मंडुक बनायो। यह स्थिति न्यूनाधिक मात्रा प्रताप नारायण मिश्र और उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि की भी है। श्रीधर पाठक का ब्रजभाषा काव्य भक्ति काव्य एवं रीति काव्य परंपरा से काफी मुक्त और स्वच्छंद है। हिमालय की शोभा का जो वर्णन उन्होंने किया है वह ब्रजभाषा काव्य के लिए बिल्कुल नई चीज है। वस्तुतः श्रीधर पाठक के ब्रजभाषा काव्य पर नई चेतना का जो प्रभाव पड़ रहा है वह साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भारतेंदु युग के आगे की संवेदना है। भारतेंदु के यहाँ प्रकृति का ऐसा स्वरूप खुल के नहीं आता। पंडित रामचंद्र शुक्ल के ब्रजभाषा काव्य के अधिकांश को इसी स्वच्छंद काव्य की कोटि में रखा जाना चाहिए। वियोगी हरि ने ब्रजभाषा में वीर सतसई की रचना की। ब्रजभाषा काव्य परंपरा में 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक उल्लेखनीय रचनाएं सत्यनारायण कविरत्न और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। अगर 20वीं शती में आप ब्रजभाषा की उल्लेखनीय रचना देखने चाहते हैं तो वो आपको कविरत्न और रत्नाकर में ही मिलेगी। कविरत्न जी का प्रधान क्षेत्र ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद रहा। उन्होंने भवभूति के 2 नाटकों उत्तर रामचरित और मालती माधव के उनके द्वारा अनुदित रूप बहुत लोकप्रिय एवं विख्यात हुए। उन्होंने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का भी अनुवाद किया था और उनके 2 काव्य संग्रह हैं, एक प्रेमकली और दूसरा भ्रमरदूत। तो कविरत्न के 2 काव्य संग्रह प्रेमकली और भ्रमरदूत, और उन्होंने भवभूति के उत्तर रामचरित और मालती माधव का भी ब्रजभाषा में अनुवाद किया है जो काफ़ी लोकप्रिय है। अब कविरत्न का जो भ्रमरदूत है उसमें उन्होंने यशोदा ने भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के पास संदेश भेजा है और कहने को ये काव्य संदेश काव्य की परंपरा में है, किंतु यह ध्यान देना चाहिए कि संदेश काव्य प्रायः श्रृंगारी भावनाओं को ही लेकर चले हैं और यह संदेश काव्य वात्सल्य का है। यह एक प्रकार से संबंधों की व्यापकता का साहित्य पर प्रभाव है। सत्यनारायण जी ने समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों पर भी रचनाएं की हैं। अब आते हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जन्म 1866 में, निधन 1932 में हुआ था। रत्नाकर को ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि कहा जाता है, तो ये ध्यान देंगे। आधुनिक काल में ब्रजभाषा के अंतिम बड़े कवि कौन हैं? तो रत्नाकर हैं। उनके काव्य के माध्यम से ब्रजभाषा जैसे पूरे प्रयत्न के साथ खड़ी बोली काव्य की तुलना में अपने प्राचीन वैभव की याद दिला रही हो। रत्नाकर जी के हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धर शतक काव्य प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन आख्यानों को लेकर ही ब्रजभाषा काव्य की समृद्धि की और इस काल में या उसके थोड़ा पहले से ही खड़ी बोली के कवि भी प्राचीन आख्यानों को आधार बना के काव्य रचना कर रहे थे। उदाहरण के लिए प्रिय प्रवास में हरिऔध ने कृष्ण आख्यान की नए युगबोध के अनुकूल व्याख्या की है। उन्होंने कृष्ण को 20वीं सदी के स्वाधीनता आंदोलन का नायक बना दिया है और रत्नाकर की प्रबंधात्मकता में ऐसी कोई बात नहीं है। रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया था, किंतु उनकी रुचि रीतिकालीन थी। इसमें कोई संदेह नहीं
कि रत्नाकर के ब्रजभाषा काव्य में रीति परंपरा एक बार फिर 20वीं सदी के पाठकों को भी चमत्कृत कर जाती है। सादृश्य विधान, पर्यवेक्षण की क्षमता, बात कहने का सलीका, शब्द मैत्री, ध्वनियों के आवर्त इत्यादि में रत्नाकर अपने समकालीन कवियों में उच्च पद के अधिकारी हैं। प्रिय के स्थूलतः दूर होने पर वह हृदय में और गहरे कैसे समा जाता है। इसका उदाहरण दर्पण के माध्यम से कैसा सटीक है, आइए देखते हैं कि ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी। रत्नाकर की ये पंक्ति पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। किसी विशिष्ट स्थिति में पात्रों के बाह्यांतर को साक्षात कर देना रत्नाकर को खूब आता है। लिखते हैं कि उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छवे लगी। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी। तो ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है रत्नाकर की। एक तो जो जो बसे जात वाली और एक हमको लिखियो है कहाँ, और उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, ये भी पंक्ति याद रखेंगे। इस पर भी रत्नाकर का काव्य कुल मिलाकर अपने युग का सर्वश्रेष्ठ काव्य नहीं हो सकता था। पंडित नंदुलारे वाजपेयी ने उनके काव्य की इस कमजोरी का संकेत करते हुए ठीक ही लिखा था नंदुलारे ने कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर लिखते हैं कि जो काव्य अनिवार्य नहीं है वो सारी कलात्मकता के बावजूद भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ऊपर जिन ब्रजभाषा कवियों की चर्चा की गई है उनमें से अनेक ने ब्रजभाषा में काव्य रचना त्याग कर खड़ी बोली को अपनाया। उनमें से कई काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठा करने वाले नई चेतना के कवि हुए। आधुनिक बोध तो प्रधानतः गद्य के सहारे प्रकट हुआ। तो ये हमारा रीतिकाल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आता है अध्याय 4, और अध्याय 4 है हमारा आधुनिक काल, जो 1850 से अब तक है। तो आधुनिक काल चलिए आज शुरू कर देते हैं। पूर्वाभास देखते हैं। आधुनिक युग के पूर्व गद्य का उल्लेख और महत्व नगण्य है। आधुनिक युग से पहले गद्य का उल्लेख और महत्व दोनों नगण्य है। आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया और गद्य का संबंध वैचारिकता से है, और आधुनिकता इस काल में गद्य में ही नहीं पद्य में भी अभिव्यक्त हुई है। भारतेंदु युग के बाद की कविता पर गद्यात्मक दबाव है, और आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य हो ही गई है। गद्यात्मकता का दबाव भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गया था, और आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, आलोचना आदि गद्य की विधाएं हैं। रीतिकालीन कविता में रीति, लय, संगीतात्मकता इत्यादि पर ध्यान है। अब है खड़ी बोली गद्य का विकास, इसे हम देखेंगे। क्या देखेंगे? खड़ी बोली गद्य का विकास। मुगल शासन काल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य को फारसी रंग में ढालने का प्रयास हुआ, और ये स्वाभाविक था। सामान्य से ऊपर उठा हुआ और उठने का आकांक्षी व्यक्ति या समुदाय जीवन के अनेक क्षेत्रों में उच्च वर्ग का अनुकरण करता है। भाषा से सामाजिक स्थिति को प्रकट करने का काम लिया जाता है। जैसे आजकल लोग बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों या वाक्यों का व्यवहार करते हैं, वैसे ही उस काल में, मुगल काल में,
लोग फारसी का प्रयोग करते होंगे। इससे खड़ी बोली की देसी शैली के समानांतर फारसी शब्दावली वाली उर्दू शैली का जन्म हुआ और उर्दू शैली के विकास का कारण धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और प्रशासनिक था। 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार कराईं और इसी कॉलेज के लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी और ये काम 1803 के आसपास हुआ। तो पूछा जाता है रानी केतकी की कहानी कब लिखी गई, तो इसका एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता है, बट अनुमान लगाया जाता है कि 1803 के आसपास लिखी गई थी। ये तीनों आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं। कौन? सदल मिश्र, लल्लू लाल और इंसा अल्लाह खां। और इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा रहा है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज है इनका, ये देखते हैं 1746 में जन्म, 1884 में निधन। समय इनका बताया गया 1746 से 1824। सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे और उर्दू फारसी के भी लेखक थे। इन्होंने सुख सागर लिखा और एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक लिखी जिसकी भाषा सहज एवं प्रवाहमयी है। इनकी खड़ी बोली के गद्य पर कथावाचकों तथा पंडितों की शैली का प्रभाव है, किंतु इससे उनकी भाषा की सहजता नष्ट नहीं हुई। तो सदा सुखलाल निवास दिल्ली के रहने वाले थे, उर्दू फारसी के भी लेखक थे। इन्होंने सुख सागर लिखा और 1746 में जन्म हुआ था, ध्यान देना है। अब आते हैं इंसा अल्लाह खां, इनका 1756 माना गया है समय। इंसा अल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे, याद रखेंगे। इन्होंने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी लिखी और इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। तो पूछी जाती है कि इंसा अल्लाह खां की भाषा कैसी है, तो चटकीली या मुहावरेदार है। और रानी केतकी की कहानी का ही नाम था उदयभान चरित। उन दिनों किस्सा गोई की कला काफ़ी प्रचलित थी। इंसा अल्लाह खां के गद्य पे इस शैली का प्रभाव है। भाषा तो इनकी नगरों की है, किंतु शैली अलंकृत या चुलबुली है। बीच बीच में पद्य जैसी तुकबंदी उन दिनों के उर्दू गद्य लेखन में मिलती है और लल्लू लाल के यहाँ भी, इंसा अल्लाह खां के यहाँ भी है। उदाहरण के लिए ये पंक्ति देखिए इंसा अल्लाह की, यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। ये पंक्ति याद रखिएगा, किसकी पंक्ति है? इंसा अल्लाह खां की, कि यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। अब आते हैं लल्लू लाल जी। तो सदा सुख 1746, इंसा अल्लाह 1756, लल्लू लाल 1763। लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। तो खड़ी बोली गद्य में लिखा है इन्होंने प्रेम सागर, ध्यान रखना है। अरबी फारसी के शब्दों का इन्होंने अपने गद्य में बहिष्कार किया है। तो अरबी फारसी के शब्दों का बहिष्कार किसने किया अपने गद्य में? लल्लू लाल ने। भाषा की सजावट प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णनों में वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र हैं और मुहावरों का प्रयोग कम है। सदल मिश्र आते हैं, अब इनको देखेंगे। इनका समय बताया जाता है 19वीं सदी का प्रारंभ। इन्होंने भी लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की और पुस्तक का नाम है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान की भाषा में पूर्वीपन है और ये आरा बिहार के रहने वाले थे सदल मिश्र और इनकी भाषा बहुत कुछ व्यवहारोपयोगी है। खड़ी बोली गद्य के चारों प्रारंभिक लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी है।
राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ की ही परंपरा में उनका गद्य है। गद्य का विकास करने में ईसाई मिशनरियों शिक्षा प्रसार के लिए लिखी गई पुस्तकों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और वैचारिकता को प्रकट करने और आगे बढ़ाने वाली पत्र पत्रिकाओं का हाथ है। इस युग में गद्य आवश्यकता बन गया। गद्य के इस विकास में छापखानों की बहुत बड़ी भूमिका है। छापखानों के बिना इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकती थीं। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अंग्रेजी की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उर्दू और हिंदी की भी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ने किया था। इसके लिए पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था हुई। 1833 के आसपास आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो ये पूछा जाता है, प्रश्न नोट करेंगे, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1833 के आसपास हुई, जिसने कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। कथासार मार्समैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद था और 1840 में भूगोल सार और 1847 में रसायन प्रकाश छपा और इस तरह हिंदी गद्य में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो ध्यान देंगे, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1833 में। ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव हिंदू जनता पे पड़ रहा था और ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचाने का उद्यम होना अनिवार्य था। इस तरह हिंदी गद्य में धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति का आरंभ हुआ और बंगाल में राजा राम मोहन राय इस कार्य में आगे बढ़े। 1815 में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया और 1829 में उन्होंने हिंदी में बंगदूत नामक एक पत्रिका निकाला। तो वेदांत सूत्र का प्रकाशन किसने कराया? राजा राम मोहन राय ने 1815 में। और बंगदूत नामक पत्रिका कब निकाले? 1829 में, राजा राम मोहन राय। और इसके 3 वर्ष पहले 1826 में ही कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से निकाला। और यह विचित्र संयोग था कि हिंदी के प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी क्षेत्र में नहीं, उसके बाहर कलकत्ता से निकले। राजा राम मोहन राय जैसे महान देशभक्त समाज सुधारक ने हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा और हमें हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के गद्य का ये नमूना देख लेना चाहिए। यह उदंत मार्तंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और फारसी और बांग्ला में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। समाचार पत्रों की भाषा यथासंभव रूढ़ियों से मुक्त एवं व्यवहारोपयोगी होती हैं। वह तत्कालिकता की अभिव्यक्ति करती है। उदंत मार्तंड की भाषा इन गुणों को ग्रहण करने लगती है। 1845 में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला और इसकी लिपि देवनागरी थी, लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई और बनारस से ही 1850 में सुधाकर निकला। तो सुधाकर पत्रिका भी बनारस से निकली कब? 1850 में। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र निकाला। तो आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कब निकाला? 1860 में। और 1863 में आगरा से लोकमित्र निकला और 1867 में नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रदायनी का प्रकाशन प्रारंभ किया। आशा यह है कि हिंदी क्षेत्र में वैचारिक विविधता का रूप पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आने लगा। इससे हिंदी जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में तेजी से विकसित होने लगी और 1837 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत
अब उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई। इसका प्रभाव यह पड़ा कि शिक्षित होने का अर्थ हो गया उर्दूदा होना। हिंदी केवल धर्म कथा, पुराण आदि को सुनने सुनाने और स्त्रियों के लिए व्रत त्योहार की भाषा बन के रह गई। उर्दू के समर्थन में गारशा दत्तासी और सर सैयद अहमद ने बहुत प्रयास किया। हिंदी के लिए उद्योग करने वालों में फ्रेडरिक पिंकार्ट का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। तो गारशा दत्तासी और सर सैयद अहमद खान ने उर्दू का पक्ष लिया, लेकिन हिंदी का पक्ष लिया था फ्रेडरिक पिंकार्ट ने। शिक्षा विभाग के अधिकारी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में वे उर्दू के हिमायती हो गए। तो सितारे हिंद शिक्षा विभाग में अधिकारी थे और पहले उर्दू के समर्थक थे, बाद में हिंदी के हो गए। पहले हिंदी के थे, बाद में उर्दू के हो गए। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम के गद्य अनुवाद द्वारा हिंदी का साधु रूप सामने लाके उसका पक्ष सुदृढ़ किया। पंजाब के पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने 1863 के आसपास अपने पांडित्यपूर्ण एवं निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत सहारा दिया। श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती जो 1877 में लिखा गया है, यहाँ 67 दे दिया है, सर्वमान्य 77 है। 1877 में भाग्यवती नामक उपन्यासों को हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। भाग्यवती हिंदी का पहला उपन्यास नहीं है, पहला तो परीक्षा गुरु है, लेकिन त्रिपाठी जी भाग्यवती को माने हैं। अब आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका समय 19वीं शताब्दी था और भारतेंदु युग का साहित्य आ जाएगा। तो दयानंद सरस्वती को हम देख के भारतेंदु युग के साहित्य पे ब्रेक कर देंगे। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वर्षों पूर्व से वे वैदिक धर्म का प्रचार करते थे और उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। स्वामी जी गुजराती भाषी थे और इसके पहले हम देख चुके हैं कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने हिंदी गद्य का उपयोग किया और इसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत के गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी गद्य को तो अपने मत का प्रचार साधन बनाया। खड़ी बोली हिंदी गद्य विकसित हो रहा था और ये विकास नई चेतना के प्रसार का माध्यम भी था। इस चेतना का दबाव केवल गद्य नहीं, पूरे साहित्य पर पड़ना था और हिंदी साहित्य में इस नई चेतना का प्रवेश भारतेंदु युग में हुआ। तो अब आता है भारतेंदु युग का साहित्य 1850 से 1900। तो इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।